साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं महाकवि भर्तृहरि, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ नीति शतक की रचना की। नीति शतक में जीवन से संबंधित अनेक विषयों पर श्लोक लिखे गए हैं। हमारी संगति का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इस विषय में नीति शतक का एक प्रसिद्ध श्लोक है। आज के कार्यक्रम में हम इस श्लोक के अर्थ के साथ जीवन में संगति का प्रभाव कैसा होता है, इस विषय में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जीवन निर्माण में विचारों और संगति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संगति हमारे विचारों का निर्धारण करती है और विचारों से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए बुरा करने से तो बचना ही चाहिए, लेकिन बुरा सुनने और बुरा देखने से भी अपने आप को अवश्य बचाना चाहिए और समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए। अब समय है आज के पंचांग का। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन की बुराई से ही हमारा जीवन बुरा नहीं बन जाता, अपितु दूसरों के जीवन की बुराई देख देख कर भी हमारा चित्त मलिन होता है और जीवन विकार से युक्त बन जाता है। देर से सही, पर परिवेश अथवा संग का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन को सुभाषित वचन गहराई से प्रभावित करते हैं। सुनते हैं आज का सुभाषित। समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति, यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. भारतीय कला परंपरा के समुद्घोष में नृत्य कला भारतीय ज्ञान विज्ञान के वैभव को स्वयं में अनुप्राणित, अलंकृत व प्रतिष्ठित करती रही है। आइए भारतीय ज्ञान परंपरा में नृत्य कला की अमिट छाप को प्रस्तुत करती हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते 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 चिदानंद मूर्ते, नमस्ते 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 तपो योगगम्य, नमस्ते नमस्ते। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्, आहार्यं चंद्रतारादि तम नुमः सात्विकं शिवम। इस श्लोक में जहाँ एक ओर नटराज शिव की स्तुति की गई है, तो वहीं दूसरी ओर नाट्य और नृत्य के आधार स्वरूप अभिनय प्रकार भी निरूपित किए गए हैं। वस्तुतः यह नृत्य विधा अभिनय के प्रकारों में ही संपूर्णतः अंतर्निहित होती है। ताल, लय और अंगों की विलासितापूर्ण गति का समन्वित और सरस रूप ही नृत्य कहलाता है, जो अनेक भावभूमियों के साथ सहृदयों के हृदय को मोहित किया करता है। भारतीय वाङ्मय में या ज्ञान परंपरा में माहेश्वर सूत्रों के पृष्ठभूमि के रूप में सुख्यात नृत्य कला की स्वयं की प्रकृति और आधार भूमि क्या है, इसे कुछ यूं समझा जा सकता है।
प्राचो अगाम नृतये हसाय। ऋषि कहते हैं कि हम आनंद के लिए, नृत्य के लिए इस संसार में लौटते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या बैलवाह, जिस इस धरती पर उमंग में भरकर मनुष्य गाते हैं और नृत्य में थिरकते हैं, ऐसा वर्णन ऋषि करते हैं। नृत्य कला का प्रथम उपदेश शंकर ने भरत मुनि को तंडु के द्वारा दिलवाया, ऐसा नाट्यशास्त्र में वर्णन मिलता है। यही नृत्य कला नाट्यशास्त्र में चतुर्थ अध्याय में तांडव लक्षणाध्याय में भरत मुनि ने विस्तार से बताई है। गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते। इस प्रकार परवर्ती भारतीय ग्रंथों में समग्रता से नृत्य तत्व को हम व्याख्यायित पाते हैं और नृत्य, तांडव, लास्य, देशी आदि प्रकारों में नृत्य के अर्थ को पारंपरिक और आधुनिक स्वरूपों के साथ प्रतिपादित पाते हैं। अत्यंत प्राचीन परंपराओं पर आधारित नृत्य के अन्य शास्त्रीय रूप कैसे विकसित हुए, इसका उत्तर हम इस प्रकार पाते हैं। आधुनिक काल में इसका पुनराविष्कार रुक्मिणी अरुंडेल ने किया। उन्होंने दक्षिण की वारांगनाओं को सादिर शैली में दासियाट्टम नृत्य करते हुए देखा, तो उनको अनुभव हुआ कि यह तो भरत मुनि जो नाट्यशास्त्र के चतुर्थ अध्याय में नृत्य बता रहे हैं, उसी को ये वारांगनाएं कर रही है। उन्होंने इसका नया नाम भरतनाट्यम दिया और इसका पुनराविष्कार उन्होंने किया। इस प्रकार से शंकर इसके आद्य कला गुरु हैं, नटराज हैं। उनसे प्रारंभ होकर के और 20वीं शताब्दी तक भारत में यह नृत्य कला विकसित होती रही है। ये वही नृत्य रूप हैं जिनका वर्णन नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों में किया गया है, जो युगानुरूप प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ाए गए, परिष्कार के पथ पर पहुंचाए गए। निस्संदेह अभिव्यक्ति की कुशलता, शारीरिक सौष्ठव संवर्धकता और आध्यात्मिक सुस्थिरता की प्राप्ति के साधन के रूप में नृत्य कला प्रतिष्ठित कही जाती है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशम्। Dance, Natyam, Nrityam, Sangeetam, all the Lalita Kalas, arts, they are all intended to help us transcend the mundane nature of our existence, showing us a glimpse of the truth that lies far beyond. Satyam, Shivam, Sundaram. These three concepts form the anchors of Indian aesthetics, and it is this that we celebrate through our music, through our dance, be it the classical, the Margi or the Deshi. There are so many forms, the classical forms such as Bharatanatyam, Mohiniyattam, Odissi, Chap and so on, and innumerable folk forms. What is the purpose of dance? Is to delight. As Kalidasa says in the Madhvika Agnimitram, Natyam bhinna ruchirjanasya bahudapi ekam samaradhanam. It is through the form of dance, of poetry, Ankikam, Bhuvanam, Vachikam, Satvikam, when all this comes together, we transcend our human limitations. As stated by Tirumular, the fine arts help to elevate us from ordinary beasts to men, to human, and from human to the highest level of refinement. निश्चित रूप से जीवन के सौंदर्य में, विशेषतः भारतीय कला परंपरा के समुद्घोष में नृत्य कला भारतीय ज्ञान विज्ञान परक वैभव को स्वयं में अनुप्राणित, अलंकृत व प्रतिष्ठित करती रही है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए पाचन का विशेष महत्व है। अगर आप लगातार खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपको कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस है। आइए समझते हैं कि पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है।
बेहतर पाचन हमारे समग्र स्वास्थ्य और पाचन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं के निर्माण के लिए करता है। रक्त द्वारा उन्हें अवशोषित करने और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने से पहले भोजन और पेय पदार्थ को पोषक तत्वों के छोटे अणुओं में बदलना चाहिए। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रिकीय और रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है, जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। हमारी जीवन शैली का प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है। हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट सारा डिपेंड करता है कि हमारा पाचन कैसा है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं और शरीर को बनने के लिए, शरीर के विकास के लिए जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एब्जॉर्ब होता है और वहीं से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। एब्जॉर्ब होकर वो लीवर में आता है और लीवर से पूरा मेटाबॉलिज्म होता है और फिर आप हमारी मसल्स बनती हैं, फैट बनती हैं और हमारा शरीर बनता है। तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जो हमारी शरीर बनता है वो सेल से बनता है और उतने ही हमारे पेट के अंदर में उतने ही बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, उतने ही हैं। इन ट्रिलियंस, करोड़ों में वो हमारे शरीर में वायरस है। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि हमारे लिए वो काम करते हैं। अगर उसका बैलेंस ख़राब हो तब बीमारियाँ होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोबायोटिक दही है, कर्ड, योगर्ट। जो योगर्ट जो कि घर में बनाते हैं हम, वो सबसे अच्छा। हमारा जो गट है वो एक मिनी ब्रेन है। गट के अंदर में इतने से न्यूरॉन्स हैं, लाइक ए मिनी ब्रेन, और ये छोटा ब्रेन और बड़ा ब्रेन बात करते रहते हैं। और यहाँ खराबी हुई तो ऊपर भी खराबी होती है। और ये भी देखा गया कि बहुत सी बीमारियाँ गट हेल्थ से जो होती हैं, जो ब्रेन को भी इफेक्ट करती हैं। हमारा पाचन तंत्र ग्रहण किए गए भोजन और तरल को रसायन में परिवर्तित करता है और उसमें से पौष्टिक तत्वों को अलग कर उन्हें अवशोषित करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पाचन तंत्र में कई अंग होते हैं जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने से शुरू होती है। खाना खाने के बाद भोजन की नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में जहां पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब भी हम खाएं तो ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं, वो खाना हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर वो फैटी फूड है या प्रोसेस्ड फूड है तो उसे अवॉइड करना ज़रूरी है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, हर एक दिन आप व्यायाम करें, कुछ तो कुछ एक्सरसाइज करें। या तो आप वॉक कर लें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें, व्यायाम कर लें, या फिर आसन कर लें, ये या योगा कर लें। ये हमें करना चाहिए, उससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। तीसरी बात है कि अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखें। चौथी बात है कि आप स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करने से तो फेफड़े तो ख़राब होते ही होते हैं, इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें भी खराबी आती है। उससे बहुत लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। पांचवी बात है कि इसके आप बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं बाहर में जो आप बोलते हैं आपको हेल्दी रखेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने ध्यान रखेंगे और चीज़ें ध्यान रखेंगे तो उन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा खाने में आप रोज़ फाइबर लें, हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स लें। उससे क्या होगा, आपका जो पाचन तंत्र सही रहेगा और आपकी जो टॉयलेट है, जो आपका स्टूल है वो भी ठीक रहेगा। लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इतना ध्यान रखिए, मुझे लगता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा। यदि आप लगातार खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल खाने के ठीक तरह से न पचने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खराब पाचन के कारण शरीर को भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए लंबे समय तक खराब पाचन का शिकार लोगों में कमजोरी और कम वजन की समस्या भी हो सकती है। हमारी जीवन शैली और खान पान का पाचन पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
यदि आप पाचन समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत बने, तो आहार पर विशेष ध्यान दें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अभी कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चंदन के वृक्ष की संगति से सामान्य वृक्षों में भी सुगंधी आने लगती है और दूध की संगति से पानी का मोल भी बढ़ जाता है। इसलिए उम्र के हर स्टेज पर संगति और अपने आसपास के वातावरण का विशेष ध्यान रखें, जिससे मन के साथ तन भी स्वस्थ रहे। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए योग भी अत्यधिक लाभदायक है। तो देखिए पाचन को बेहतर करने के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे पहला लक्षण है एक मजबूत पाचन तंत्र। आज हम 3 ऐसे आसना का अभ्यास करेंगे जो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। हमारे राइट पैर को हम लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। हमारे राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। फाइनल पोजीशन पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। उसके लिए हम नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम हमारे काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद यह पोजीशन में हम 5 से 10 मिनट तक बैठने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है पवन मुक्तासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे। हमारे दोनों पैरों को एकदम सीधा कर देना है। अब हम हमारे राइट पैर को उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ प्रेस करने का ट्राई करेंगे। हमारी राइट फीट नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पेट की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे और पेट की तरफ प्रेस करेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करना है एंड रिलैक्स। यह तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलेगा और हमारी पाचन तंत्र भी एकदम मजबूत होगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी पाचन शक्ति को हमेशा अच्छी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वो ही हमारा एनर्जी का स्रोत है। इसलिए पहले तो सवेरे उठते से ही 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर
हिमालयन पिंक सॉल्ट डालकर उसे पीना बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें आंवला पाउडर भी डाल दो और सूंठ डाल दो और भी अच्छा है। और दिन में नियमित रूप से 4 घंटे खाना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा। भूखे हो तो ही खाना, भूख ना लगे तो ना खाना, सिर्फ कुछ पी लेना। जैसे दोपहर में ग्लास भर के छाछ पी ली हो, शाम को नींबू पानी पी लिया हो, रात को सूप पी लिया हो। भूख लगना ज़रूरी है और भूख लगने का मतलब ही है स्वास्थ्य हमारा अच्छा है। उसी तरह खाने में ध्यान दें कि बहुत तीखी, बहुत तेली तली हुई चीज़ें वगैरह ना खाएं, वो पेट के लिए यूँ भी अच्छी नहीं होती। कभी कभार ठीक है, दही पेट में जाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसका भी ध्यान दें। तो थोड़ा थोड़ा नियमितपना लाए खाने में और अपने शरीर में ही देखें कि क्या आपको सूट करता है क्या नहीं, कितना खाना कितना नहीं खाना। ये सब करते रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संस्कृत पाठशाला की। जिस प्रकार से योग आपके तन और मन को स्वस्थ बनाता है, योग शिक्षा से आप योगिक क्रियाएं सीखते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत पाठशाला में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर हम अपनी वाणी को स्वस्थ करते हैं और वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो वाणी को स्वस्थ करने के लिए आगे बढ़ते हैं और संस्कृत पाठशाला में संस्कृत के कुछ वाक्यों को सीख लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान, क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारं गतवान आसम। नैव सपरिवारं गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयं तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयं तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र
किम किम दृष्टवान, तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान, विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था, संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत, जानाति किम अति सुंदरम आसीत। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। कार्यक्रम के आरंभ में हमारी संगति या मित्रता पर जिस श्लोक की मैं बात कर रही थी वो श्लोक है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस श्लोक का अर्थ है अच्छी संगति से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, सत्य बोलने के लिए प्रेरित होता है, अच्छे काम करता है जिससे हर जगह उसका सम्मान होता है। अच्छी संगति हमें बुरे काम से रोकती है, चारों ओर व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, यानी व्यक्ति फेमस होता है। अच्छी संगति या अच्छी मित्रता से मन प्रसन्न रहता है। और अंत में श्लोक की पंक्ति का अर्थ है अच्छी संगति व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित कर देती है। तो अपनी संगति का आप विशेष ध्यान रखिए और आज के लिए हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।